बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। मैं वैसे लियाकत गुड मॉर्निंग कहते हैं आपको, खुश आमदीद, जी आयनो पखैर रागले। आप जहाँ पे भी हैं, जिस तरह भी हैं, जैसे भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें देखना मत भूलिए। अगर आप पंजाबी हैं, अगर आप पठान हैं और क्या, अगर आप पहाड़ी हैं, खासतौर पे पहाड़ी लोग भी बहुत शौक से देखते हैं। पहाड़ियों को वैसे क्या कहेंगे? पहाड़ी ही कहते हैं। नहीं मतलब जी आयानो की जगह क्या कहेंगे? आओ जी क्या We will be saying that। चले जी, आप सबको खुशामदीद कहते हैं, कोई सी भी एथनिसिटी हो, कुछ भी हो, कहाँ पे भी बैठ के आप हमें देख रहे हो। हैप्पी मंडे बाय द वे। इट्स हैप्पी क्योंकि मैं जब आज मैं मरी से आ रहा हूँ, तो जब मैं मरी से निकला तो ये मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इस्लामाबाद पहुंच सकूंगा नहीं पहुंच सकूंगा। और जितने भी रूट्स दिए मुझे भी लग रहा था उन रूट्स के मुताबिक तो बिल्कुल मेरा पहुंचना अजीब व गरीब सा रूट होता कि मैं बनीगाला से मैं भी यही सोची थी कि बनीगाला से आ जाना है। और रास्ते में जो ट्रैफिक का फ्लो था वो देख के तो मुझे लगा कि बिल्कुल पूरा इस्लामाबाद बंद होगा, लेकिन जब मैं मरी से निकला वैसे बंद तो है, बंद है लेकिन उस तरह से कंटेनर्स नहीं लगे हुए। कंटेनर्स नहीं लगे। फौज खड़ी है, पुलिस खड़ी है, डिफरेंट और इदारों के लोग खड़े, लेकिन कंटेनर्स नहीं लगे हुए। तो मैं जब 12 को क्रॉस किया तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे बनीगाला जाना चाहिए, लेकिन बनीगाला की जगह मैं सीधा आया तो खुला था सारा। तो मेरे लिए हैरानगी थी यार कि बताया गया था 3 दिन बंद रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बंद नहीं है। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर इससे भी ज्यादा अच्छी बात है हैप्पी मंडे हमारे लिए इसलिए भी है कि पाकिस्तान आज SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। 12 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान बशमूल बहुत सारे ममालिक के जो वज़राए आज़म है सदूर हो गए या उनके टॉप नॉच डेलीगेशन जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत से वफूद पहुंच भी चुके हैं। इस्लामाबाद में मौजूदगी उनकी ये पाकिस्तान के लिए सफारती तौर पे बहुत बड़ी जीत है। और इस्लामाबाद दुल्हन बना हुआ है, आपने देखा है? बहुत खूबसूरत होना भी चाहिए। Exactly। और अब मैं तो ये भी गुजारिश करूंगा कि आपने अगर इस्लामाबाद को एक दफा दुल्हन बना दिया तो उसको इसी तरह रहने दें। ये नहीं कि SCO खत्म हुआ तो उसके बाद हम वापस पुराने इस्लामाबाद में चले जाए। नहीं, वो अच्छी बात तो है। वैसे उसमें एक लंबी डिबेट है, फिर प्रोग्राम में अगर आगे हमें टाइम मिला तो बात क्या कह रहे हैं कि उसको दुल्हन खत्म कर दी जाए? नहीं, दुल्हन खत्म ना किया जाए, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये अभी बड़ा खूबसूरत लग रहा है इस्लामाबाद। अब जब अगर फॉर एग्जाम्पल रात को बाहर निकलते हैं तो एक अलग खूबसूरत सी वाइब है, क्योंकि इवेंट बहुत बड़ा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। ये देखें जी, इस्लामाबाद हमारा कितना प्यारा लग रहा है। ये सरीना चौक है इस वक्त जो विजुअल्स में नजर आ रहा है। इसको सबसे ज्यादा डेकोरेट किया क्योंकि जाहिर है डेलीगेशंस वो F5 जो सेक्टर बनता है वहीं पे होते हैं, तमाम सरकारी इदारे वहीं पे मौजूद हैं और होपफुली स्टे वगैरह और सब कुछ भी यहीं पे है। इस्लामाबाद खूबसूरत लग रहा है। इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद तो है भी बहुत खूबसूरत, उसको इसी तरह रहना चाहिए और इसी तरह से उसकी ताज़ीन और आइश होनी चाहिए, सिर्फ SCO के लिए नहीं बल्कि SCO के बाद भी हमें इसी तरह का इस्लामाबाद चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद की वजह से ना हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी नून लीग को भी, PTI को भी, तमाम तर जमातों को भी यार के इस्लामाबाद को खूबसूरत रहने दें। धरनों के लिए कोई और जगह अगर आप उनको नोटिफाई कर लें या फिर रेक्टिफाई कर लें तो वहाँ पे जाके आप धरने ज़रूर दें, तो इस्लामाबाद जो है वो बेहतर रहेगा। और जितनी लाइटिंग वगैरह हुई है, बिजली का खर्चे की बात की है तो वो फिर आपको पता है हम बहुत सारे ऐसे भी IPPs हैं जिनको हम बगैर बिजली उनसे लिए उनको पैसे दे रहे हैं, तो कम से कम उन IPPs की बिजली यहाँ पे तो मेरा ख्याल है कि अकोमोडेट हम कर सकते हैं उनको। बिल्कुल जी। चलें, ये तो होगी कुछ इस्लामाबाद की गपशप। हमने कहा स्टार्ट में आपको आगाह करते चलें कि क्या होने जा रहा है आज इस्लामाबाद में, और इसके बाद कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, ये शॉर्ट स्टोरीज ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल तो आपको पता ही है। पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज हैं, पाकिस्तान ने 143 साल की जो टेस्ट क्रिकेट की तारीख है उसमें एक नया रिकॉर्ड बनाया है और पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस दी है उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर सयाब बादल छाए। और इसी दौरान हमें निमरा देखने को मिला है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की है, और इसमें मेरा ख्याल है कि अहमद शहजाद ने एक नई तनकीद उन्होंने की, और उन्होंने जो तनकीद की मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अहमद शहजाद ने कहा कि आपको अगर हुब्बुल वतनी है, जज्बा हुब्बुल वतनी के लिए कि मुल्क की खातिर किस तरह खेलना है, किस तरह हमने परफॉर्म करना है, तो आपको लगान मूवी देखनी चाहिए आमिर खान की। जब वो गुरु के खिलाफ खेल रहे थे वो बड़ा जबरदस्त वहां पे उन्होंने परफॉर्म भी किया, गुरु को मैच भी हराया। तो मेरे ख्याल है कि अहमद शहजाद की जो तनकीद है वो बजाय इनको लगान भी देखनी चाहिए, इनको और भी मूवीज देखनी चाहिए ताकि ये मुल्क की खातिर खेले। और आज भी हमारी टीम में निमरा पोटेंशियल जरूर मौजूद है। अगर ये अपने पोटेंशियल पे खेलें तो ये बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में दुनिया को आज भी शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन होता ये है कि आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस की केमिस्ट्री नहीं है, तो वो आपस की जो
जो अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री है वो फील्ड में भी हमें नजर आती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि अगर आपकी आपस की केमिस्ट्री नहीं है, आपस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फील्ड में एज ए प्रोफेशनल आपको जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में किसी भी डिपार्टमेंट की तरह क्रिकेट में भी ऐसी चीजें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन ये तो कुछ क्रिकेट की खबर जो अहमद शहजाद से मुतालिक आपने शेयर किया। मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, इन्हें खबर तो नहीं कहूंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन ये कि एक्स यानी कि साबिका ट्विटर जो है हसनैन, आप भी यूज करते हैं। वो अलग बात है कि हम वीपीएन लगा के यूज करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे मोबाइल फोन में डाउनलोडेड है। अब एक्स जो है हसनैन, इसको ये कंसिडर किया जा रहा है कि फ्यूचर में जो कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग मोड, बल्कि वो अभी भी है, लेकिन फ्यूचर शायद हम इसके बगैर कर ही नहीं पाएंगे सर्वाइव। क्योंकि जितने भी हमारे आप देखें कि सीनियर लीडरान हो गए या एक आम से आम आदमी, अगर उसने किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, किसी इशू पे बात करनी है, तो वो एक्स का सहारा लेता है। वीपीएन लगा वो पाकिस्तान में ना, लेकिन वैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वीपीएन लगा के तो वो ट्वीट करते हैं और उसमें कहते हैं कि आजाद मीडिया है। तो आप सोच ले कि कितना आजाद हमारा मीडिया है। बहरहाल एक्स को नाज़रीन इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है कि ये जरिया अबलाग कहते हैं, आई थिंक ज़राए अबलाग, सॉरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसका। और आप सब भी अगर वीपीएन लगा के यूज कर रहे हैं तो करते रहें, क्योंकि फ्यूचर में आप इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो अभी वीपीएन से ही गुजारा करें, इंशाल्लाह वीपीएन भी खत्म हो जाएगा किसी ना किसी टाइम पे, एक्स से पाबंदी हट जाएगी। बिल्कुल स्टोरी आपके पास? हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपने एक्स की बात की, मैं एक्स को ही थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पे तो इस पे पाबंदी है, लेकिन ये पूरी दुनिया में जो बासर शख्सियात हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या गवर्नमेंट चलाने वाले लोग होते हैं, वो एक्स को यूज करते हैं। और एक्स ही की वजह से जो ज़राया अबलाग, जिस तरह आपने बात की कि जो खबर है ना वो आपको एक्स पे मिलती है, इंस्टाग्राम पे आपको तस्वीर मिलती है, फेसबुक पे आपको मैसेज मिलते हैं, लेकिन जो खबर है प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, वो आपको एक्स पे मिलते हैं। और वही एक्स हमारे मुल्क में बंद है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट उसको जल्द अज जल्द खोलेगी। जी, अगली खबर के हवाले से बात करते हैं। अब निमरा ने कहा कि अगली खबर आपके साथ शेयर की जाए। अगली खबर ये है कि फ्रांस की खबर है। जर्मनी की हम बहुत ज्यादा खबरें आपको बताते भी रहे कि जर्मनी में किस तरह इस्लाम फैल रहा है, किस तरह इस्लाम ग्रो हो रहा है, लेकिन फ्रांस में जहां पे नकाब पे पाबंदी है, और हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे नकाब करने वाली जो खवातीन है निमरा, उनके ऊपर उनके ऊपर जो है वो जुर्माना भी आयद किया जाता है। तो इसी ज़िमन पे फ्रांसीसी एक बिजनेसमैन है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, क्योंकि बिजनेसमैन वो तगड़े हैं, और मेरा ख्याल है कि इस ऐलान के बाद और ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी उनकी तरफ डाइवर्ट होगी कि किसी भी मुसलमान खातून को अगर जुर्माना होता है तो उसका जुर्माना अगर नकाब की वजह से होता है तो वो नकाब का जुर्माना ये बिजनेसमैन अदा करेंगे। और डेट इज वेरी वेरी गुड कि फ्रांस से हमें इस तरह की खबर मिली है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह जर्मनी में मुसलमान बिजनेसमैन है, हाँ एग्जैक्टली मुसलमान मैंने भी इनकी देखी थी खबर कि मुसलमान बिजनेसमैन है, और ये कह रहे हैं कि अगर किसी खातून को निकाब करने पे फ्रांस में होता है जुर्माना तो हमें अदा। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि इनका बिजनेस और ज्यादा ग्रो होगा, मुस्लिम कम्युनिटी को इनके बिजनेस को और ग्रो करना चाहिए, ताकि ये जितने भी लड़कियों के खिलाफ बातें होती है, नकाब के पहनने के ऊपर उनको जुर्माना होता है, उनको तो इन्होंने ही पे करना है, तो एक बड़ा जबरदस्त दिलेराना इकदाम है। ये पाकिस्तान में कोई करे ना समझ भी आती है, लेकिन आप अगर फ्रांस में करेंगे, जर्मनी में करेंगे, तो इसके बहुत ज्यादा कंसिक्वेंसेस होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। बेशक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हसनैन, आपके साथ एक और ये भी इंफॉर्मेशन है, ये शेयर करती हूँ। गुलहरी आपने देखी है ना? जी जी। अच्छा, आपने देखा होगा कि वो अक्सर जमीन के अंदर कुछ खोद के कर रही होती है। वो बेसिकली ये कर रही होती है गुलहरियां कि जो उनकी वो खुराक होती है, ये जो बीज वगैरह या गिरी वगैरह, उसको वो क्या करती है, जमीन के अंदर दबाती है छुपाने के चक्कर में कि मैं इसको छुपा के बाद में खाऊंगी। लेकिन आप कुदरत का निजाम देखें कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज ना बेसूद नहीं होती है। अल्लाह ताला के निजाम में अगर आप देखें कोई भी चीज ऐसे ही अल्लाह ने पैदा नहीं की। अब ये जब उसको बीज वगैरह इसका जो होता है जिसको ये खाती है, ये इसको अगर जमीन के अंदर दबा देती है छुपाने के चक्कर में, बट इसकी यादाश्त बड़ी कमजोर होती है और ये गुलहरी थोड़ी देर के बाद भूल जाती है कि इसने कहाँ पर छुपाया था। लेकिन कुदरती तौर पर फिर वहां पे बगैर किसी और चीज की कुछ मेहनत हुए जंगलात भी उगाते हैं, क्योंकि जो दरख्त है वो उन बीजों से उगाते हैं, वो जो दबाए होते हैं गुलहरी ने जमीन के अंदर। तो मतलब मैं सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर रही थी कि कितना खूबसूरत कुदरत का निजाम है कि एक जानवर है वो आके दबाता है, फिर भूल जाता है, वहां से दरख्त उगते हैं, पूरे पूरे जंगलात बनते हैं, और जमीन की खूबसूरती या जो एक जमीन के सर्वाइवल का एक वजह है दरख्तों का या जंगलात का जरूरी होना, तो वो पूरा होता रहता है। बिल्कुल निमरा, आपने ठीक कहा। और ये दरख्त भी उगते हैं, जंगलात भी उगाती है, और ये बड़ा माहौल दोस्त है। और इसी तरह की गुलहरी की तरह के बहुत सारे ऐसे परिंदे भी हैं जो इस तरह का काम करते हैं, और उनकी वजह से हमने देखा है कि वहाँ पे दरख्तों की अफजाइश भी होती है। अल्लाह ने कुदरत को सस्टेन करने के लिए ना फिर वापस उस तरह से स्पीशीज भी बनाई और वो उसी तरह से काम करती हैं। जिस तरह आप सांप की मिसाल ले लें, सांप से हम बड़ा डरते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे अल्लाह ताला के ऐसे करामात है जो अगर उसको हम
देखें तो हम कहेंगे यार कि ये भी सही पैदा हुआ। और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इवन सावन का महीना जिसमें हमें हर छोटी छोटी स्पीशीज हमें नजर आती हैं, हम कहते हैं यार ये महीना कब जाएगा, लेकिन जो साइंसदान है वो ये कहते हैं कि ये महीना अगर ना हो ना तो आप पूरा साल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो उसमें हमारा जिस्म भी टूटा होता है, हर चीज टूटी होती है, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोई फायदा भी होता है। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं जी, अगली खबर के हवाले से आपको बताते हैं, जहाँ पे आपसे ये निबरा मैं पूछता हूँ कि आपने कभी ऐसा होटल देखा है जो फ्लोट कर रहा हो? यस, पिक्चर्स में देखे हैं। पिक्चर्स में लाइव यहाँ पे पाकिस्तान में तो खैर नहीं देखा। और ऐसा कोई समुद्र के करीब होटल देखा हो जो कि फ्लोट कर रहा हो, इर्द गिर्द घूम रहा हो? ऐसे तो पिक्चर्स में, और जैसे मैंने बताया ना कि देखे तो हैं। अच्छा, ऐसा एक होटल जी, इन्होंने फ्लोटिंग होटल, वैसे हमारे यहाँ पे मरी में भी एक था जो कि इस तरह घूम रहा होता था, फ्लोट तो नहीं हो रहा होता था, वो सर्कुलेट हो रहा होता था, उसके मनाजिर आपको डिफरेंट मनाजिर दिखा रहा होता था। लेकिन कतर में एक इको फ्रेंडली होटल बनाया गया जो कि समंदर के बिल्कुल करीब मौजूद है, और वहाँ पे जाने वालों के लिए डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट में डिफरेंट मनाजिर वो पेश करता है। और इस होटल में मतलब क्योंकि कतर में है तो हमने देखा है कि यहाँ पे जहाज़ भी वो बिल्कुल आके पार्क हो सकते हैं, वहाँ से हेलीकॉप्टर की उड़ान भी होती है। बड़ा ज़बरदस्त होटल कतर ने बनाया, और ये बहुत बड़े मुरब्बे पे 35,000 मुरब्बा मील पे ये होटल बनाया गया है कतर की जानिब से। साहिल समुद्र के बिल्कुल करीब है, और क्या है ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है इसकी भी जिस तरह पाम जुमेरा की एंट्रेंस है, इसकी भी उसी तरह से आप फीस पे करेंगे, जाके एंट्रेंस होगी, वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट होटल जो कि आज हमने शामिल किया, और इस वक्त आप देख भी रहे होंगे कि बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है ये होटल। विजुअल्स भी बड़े प्यारे हैं इसके भाई। और इसके अलावा ईरान से भी हमारे पास एक कुछ इन्फॉर्मेशन है। मुनफरिद जो कदीमी आप कह सकते हैं फ़न तामीर 700 साल पहले ईजाद होने वाला ये जो हैरत अंगेज़ निज़ाम हवा का है कि वेंटिलेशन का ये निज़ाम है कि वो जो दीवारें हैं वो काफ़ी ऊंची होती हैं, छतें, और वहाँ पे रोशनदान वगैरह होते हैं ताकि वेंटिलेशन हो पाए, वहाँ पे हवा जो है वो हर तरफ से क्रॉस हो पाए। जो पंखे वगैरह होते हैं फिर वो हवा भी ठंडी ही मतलब बनती है, जो गर्म हवा होती है वो वहीं से रोशनदान से बाहर निकल जाती है। ये कदीमी आर्किटेक्चर की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जो ईरान में ये विजुअल्स में हम देख भी रहे हैं। और ये आज तक हस्ते मेरे ख्याल में तो अब तो हम लोग अपने घर भी बनाते थे, छोटी छोटी दीवारें होती, तभी तो हमारे घरों में बहुत गर्मी वगैरह पड़ रही होती है। लेकिन अगर इस तरह के आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतरीन किस्म का आप लाइफस्टाइल जी सकते हैं। एटलीस्ट फॉर एग्जांपल गर्मियों में तो कम से कम आप जो है वो पंखा गर्म हवा को वहीं से निकालेगा और आप तक वो जमीन जो नीचे लाइक सतवा आएगी वो ठंडी हवा आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और आज भी मैं आपको बताऊं कि आप डिफरेंट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज देखें, स्पेनिश यूनिवर्सिटीज देखें, कनाडा की यूनिवर्सिटीज देखें, तो वो इसी तर्ज पे बनी होती है। और जो आपने वेंटिलेशन का जिक्र किया, तो ये खास इस वक्त आप विजुअल भी देखें ना, तो खास वो खिड़की है जहाँ से वो तमाम तर चीजें वेंटिलेट होती है। और ये यज़द की बात कर रहे हैं, ईरान का इलाका है जहाँ पे 700 साल पहले ये समझ लें कि प्रॉपर एयर कंडीशंस वो बनाए जाते थे। आजकल एसीज की जरूरत होती है। बाहर यज़द में वेदर होता था 50 सेल्सियस का, और उसके बाद निमरा अंदर वेदर होता था 12 सेल्सियस का। सो इस किस्म का बनाया गया है कि अंदर 12 सेल्सियस आपको फील होता था। जी बिल्कुल, ये सिर्फ इस तरह से जो इनकी बनावट है इसकी वजह से ऐसे होता है। एग्जैक्टली। और वो प्रॉपर सिस्टम है ना जी, ऊपर से हवा आ रही है, नीचे से जो है वो एग्जॉस्ट हो रहा है, और उसके बाद ना बिजली का खर्चा है, ना एयर कंडीशनर आपने लगाना है, और उसके बावजूद भी आपको 12 सेल्सियस वाला वेदर भी मिलेगा। और अरब में या ईरान में गर्मी भी आपको पता ज्यादा होती है। ऐसे ही बननी चाहिए भाई सब बिल्डिंग्स, ये तमाम ये जो कदीमी तर्ज तामीर है, ओए बड़ी गहरी उर्दू, लेकिन ये इस तरह बनना चाहिए। कोई और खबर है आपके पास? हाँ, खबरें तो बहुत हैं। खबरें ये भी हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि खबरें इस तरह की भी हैं कि आपको एक स्पेस के हवाले से बताता हूँ। एक ऐसा स्पेस है, देखिए आपने ख्वाब में देखा होगा कि ख्वाब में आपको डिफरेंट लोग नजर आते हैं, डिफरेंट चीजें नजर आती है। हो सकता है कि आप आज सोच रही हूँ कि मैंने कागान नारान जाना है, तो आपको ख्वाब में कागान नारान नजर आए। लेकिन अब ये है कि ख्वाब में आपकी मुलाकात भी हो सकती है। ख्वाब में जाके आप किसी दूसरे शख्स से मुलाकात भी कर सकते हैं। REM स्पेस की जानिब से सिलिकॉन वैली स्टार्टअप है ये, वैसे ये कंपनी एक नया जो है वो एक तहकीक की गई है। और इसमें मेरा ख्याल है कि तहकीक क्या की गई है वो करवा भी चुके हैं कि जहाँ पे माहिरीन ने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के सहारे पे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेते हुए ख्वाब में 2 लोगों की मुलाकात करवाई है। अब निमरा, अगर आपको ख्वाब में मेरे से मुलाकात कर रही है, कंटेंट डिस्कस करना है, रिसर्च डिस्कस करनी है कि कल हम शो में क्या कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर है कि हम यहाँ पे आके तैयारी करें। हम इनसे रब्ता करते हैं और ख्वाब भी तैयारी कर लेते हैं कि कल क्या डिस्कस करना है, क्या नहीं होना। आप कौन सी स्टोरी कर रही है, मैं कौन सी स्टोरी कर रहा हूँ, है ना। लेकिन ये बड़ा अनोखी सी बात है कि ख्वाब में आप जो है वो 2 लोग उनकी बातचीत मुमकिन हो रही है। और इस कंपनी की REM स्पेस जो है, REM स्पेस सिलिकॉन वैली स्टार्टअप है ये। बेसिकली इसकी जो CEO हैं, मैं अभी उनका नाम देख भी रही हूँ, माइकल, वो ये कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में
ख्वाबों के जरिए हकीकी वक्त में बातचीत का दरवाज़ा खोल सकती है। और ये जो हसनैन आपने बताई है ना कि इन्होंने जो रिसर्च किया है इस कंपनी ने और जो रिसर्चर्स इनके हुए होंगे इन्होंने काम किया, ये 5 साल तकरीबन इन्होंने मिल के ये काम किया और फिर उसके बाद ये दे केम अप विद दिस। चलें जी, खैर ये हमारी आज की शॉर्ट स्टोरीज थी, कुछ और कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी थी हमारे पास जो हमने आपके साथ अपने पहले सेगमेंट में शेयर कर ली है। उसके बाद जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि एसईओ पे हम बात करेंगे, एसईओ सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है आज का, एटलीस्ट आज और कल का पाकिस्तान में जो होने जा रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, और उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एससीओ की, जिसके हवाले से हमने आगाज में बात किया था कि इस्लामाबाद इस वक्त दुल्हन की तरह चमक रहा है, दमक रहा है, और इस्लामाबाद में जो वफूद हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। भारतीय वफद भी आ चुका है, इसके अलावा रशिया का वफद भी आ चुका है। हर मुल्क का वफद यहाँ पे मौजूद है, ईरान का, चाइना का, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके वफूद ने अभी आना है और एससीओ का इजलास स्टार्ट होगा। ये बड़ा एक तारीखी मौका है निमरा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में इतने लंबे अरसे के बाद इस तरह की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पूरे का पूरा बरआज़म एशिया आएगा। सिर्फ साउथ एशिया नहीं आएगा बल्कि सेंट्रल एशिया है, मिडल ईस्ट है, पूरे का पूरा बरआज़म शामिल होगा। और ये इस पूरे बरआज़म की सबसे तगड़ी तंजीम है जिसका इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है। ये हमारी मईशत के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मुल्क की जो एक क्या कहते होते इमेज, उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारा इमेज काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ पिछले 5-6-7 साल की बात की जाए तो हर कोई हमें उस निगाह से नहीं देखता जिस निगाह से वो पहले देख रहे थे। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान में इस तरह का इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान को इससे अब चीज़ें ग्रैब करनी चाहिए। क्या समझिए आप? अच्छा समझी, और मैं समझती हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा, कुछ अपडेट भी करें ना अगर नाज़रीन को, तो आपने जैसे बताया कि वफूद की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। भारत का 4 रुकनी वफ्द है, जबकि रूस की अगर बात की जाए तो 76 रुकनी उनका वफ्द इस वक्त इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अच्छा, उसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम के लिए 7 नुमाइंदगान जो हैं वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंचे। फिर उसके बाद चीन की बात की जाए तो चीन का 15 रुकनी वफ्द है, किर्गिस्तान के 4, ईरान के 2 रुकनी वफ्द भी इस वक्त दारुल हुकूमत पहुंच चुके हैं। उसके अलावा भी जो वफूद है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के बड़े ही तगड़े किस्म के, सख्त किस्म के इंतजाम जो कि बहुत ज़रूरी हैं वो किए गए। इस वक्त इस्लामाबाद में पैरामिलिट्री पर्सनल हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा रेंजर्स, एफसी, तमाम तरह एहलकार तैनात किए गए हैं। आपको हर जगह पे एहलकार मुख्तलिफ शोबों से तैनात हुए नजर आएंगे, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। और जो भी वफूद इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है उनकी सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और मेरे ख्याल में हर एक शख्स जो है वो अपनी जान की बाजी लगा के जो बाहर किसी मुल्क से आने वाला कोई भी शख्स है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाएगा। और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात है। इस इवेंट का पाकिस्तान में मेज़बानी ना हो, पाकिस्तान इसकी मेज़बानी ना कर सके, उसके लिए दुश्मन ममालिक ने बहुत कुछ किया। लेकिन पाकिस्तान के सफारती तौर पे, सफारती एतबार पे जाके अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप्स बड़े स्ट्रांग होंगे इसकी वजह से, और ऑलरेडी स्ट्रांग थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये मेज़बानी 1974 के बाद आप हसनैन कह सकते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के बाद से इतने बड़े लेवल पर जाके इवेंट्स होते रहे। लेकिन इस तरह के लेवल का इतना बड़ा इवेंट जो है वो इतने साल के बाद अब पाकिस्तान में हो रहा है। सो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। और एक आम शहरी इस वक्त जो हमें देख रहा है, ये हम आपको अवेयरनेस के तौर पे बता रहे हैं कि जहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, तो सोशल मीडिया पे अक्सर लोगों को इस वक्त मैं देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये क्या मुल्क है, हर रोज तो बंद हो जाता है, मईशत की किसी को परवाह नहीं है। अच्छा, लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, लेकिन बस सोशल मीडिया पे आके तो अपने ही मुल्क के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो आप जब आपके पास मोबाइल फोन है तो प्लीज इसका सही इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खुशआइंद बात है। ये जो मुल्क अभी बंद हुआ है, या ये जो 2 सिटीज इस वक्त बंद हुए हैं, ये बहुत खुशआइंद और बड़ी चीज के लिए बंद हुए हैं, और ये पाकिस्तान को इन रिटर्न बहुत कुछ देंगे देन व्हाट इट एक्चुअली वुड कॉस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह आप बता रही हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से एससीओ से बढ़ के एक बहुत बड़ा एलिमेंट हम मिस कर रहे हैं कि 14 साल बाद किसी भी चाइनीज प्रीमियम का पाकिस्तान का दौरा है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे आएंगे, एक भारी भरकम वफ्द लेके आएंगे। फिर उसके बाद सीपैक की बात हुई थी 2014 में, अब 2024 में हम खड़े हैं तो सीपैक 2 की बात हो रही है। सीपैक 2 अपने साथ क्या कुछ लेके आएगा,
कितनी ज़्यादा चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। फिर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि IPPs के जो मुआहदे हैं चाइना के साथ उसके ऊपर रिव्यू की बात की जाएगी, और एक बड़ा सिग्निफिकेंट दौरा है चाइनीज़ प्रीमियम का जो कि यहाँ पर आएंगे। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा हैदर साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के। मुस्तफ़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपसे सवाल यही होगा, SCO के हवाले से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, और दूसरा चाइना का जो प्रीमियम पाकिस्तान आ रहे हैं 14 साल बाद, कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उनका दौरा? जी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा अहम मौजू आपने आज रखा है, और इन द रीजन, इस खित्ते में सबसे इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो SCO है, मैं समझता हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले SARC होता था, बट बिकॉज ऑफ इंडिया वो दैट डिडंट मूव फॉरवर्ड। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक चाइना लेड इनिशिएटिव है, जो एक चाइना लेड एफर्ट है, इट इज द मोस्ट रेलिवेंट प्लेटफॉर्म फॉर पाकिस्तान टू एंगेज डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली। और मैं समझता हूं कि आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ठीक फरमाया कि बहुत अरसे बाद वी आर होस्टिंग सच हाई लेवल मल्टीलैटरल इवेंट जहां इतने सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, एंड इट्स अ फॉरेन पॉलिसी विन फॉर पाकिस्तान कि हमें अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस है और हम इसको होस्ट कर रहे हैं, हम इसकी मेजबानी कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इससे जरूरी जो है, जो आपने बात की कि SCO से पहले आज के दिन बायलैटरल स्टेट विजिट होगा चाइनीज वजीर आजम का, और कल से वो SCO में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज जो बायलैटरल विजिट है चाइना और पाकिस्तान का वजीर आजम का, ये बहुत अहम है। और आपको पता है और आपने देखा कि बहुत से ममालिक हैं जिनके इंटरेस्ट्स पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के इंटरेस्ट्स के साथ कन्वर्ज नहीं करते, और यहाँ प्रोपेगेंडा वॉर भी उन्होंने की है, और एक्चुअल टेररिज्म ऑपरेशंस भी अनफॉर्चुनेटली चाइनीज के ऊपर किए हैं हमारे पर्टिकुलरली हमसाय मुल्कों ने, पर्टिकुलरली इंडिया एंड बलोचिस्तान। लेकिन उसके बावजूद चाइनीज वजीर आजम पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्राइम मिनिस्टर ली केचियांग इस्लामाबाद आए थे अबाउट सही आपने कहा एटलीस्ट 14 इयर्स अगो, और 2016 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आए थे पाकिस्तान। तो ये हाईएस्ट लेवल विजिट ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर इज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मैं समझता हूं कि अपार्ट फ्रॉम स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स, इट शोज के पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को जितने भी टेररिज्म ये कर लें, कोशिश कर लें गैप क्रिएट करने का, the relationship will move on consistently and steadfastly. ठीक हो गया। अच्छा मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं कि चाइना के जब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और पाकिस्तान इसको यकीनी तौर पे अवेल करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जो हमें खबरें मिली मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं, और फॉर एग्जांपल जैसे गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग है, उसके अलावा भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं इस वक्त जिन पे रीनिगोशिएशन हो सकती है या उनका स्टार्टअप हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान के एक तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो फर्स्ट फेज ऑफ CPEC के थे, अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स, जो उन्हें आगे लेके चलना है, बिकॉज दोस आर 25 to 30 पावर परचेज अग्रीमेंट्स विद द एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और दूसरा जो सेकंड फेज ऑफ CPEC था, जिसकी इंट्रोडक्शन में आपने बात भी की, उसमें है एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जहां A380 लैंड करेगा, और उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं जो रीलोकेट करनी है चाइनीज इंडस्ट्री ने पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज चीपर देन चाइना, और यहाँ से वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन रीजनल कंट्रीज। तो आई थिंक इसमें काफी सारे ये MOU साइन होंगे। और ये ना भूलिए कि ML1 जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, एंड इट्स द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन CPEC ऑफ ओवर $6 billion, जो शिनजियांग और ग्वादर को बाय रेल कनेक्ट करेगा। उस पे भी मेरे मुताबिक बहस और डिस्कशन और शायद MOU भी साइन होना है।
ठीक। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्रोजेक्ट्स का आपने भी जिक्र किया, लेकिन चाइना के जो प्रोजेक्ट्स थे 2014-15 में जब वो स्टार्ट हुए थे, सीपैक आया था, तो उसके बाद से जब एक गवर्नमेंट गई थी, दूसरी गवर्नमेंट ने उसकी कंटिन्यूटी उस हिसाब से नहीं रखी थी, उस स्पेस से नहीं रखी थी। तो चाइना को भी तो कंसर्न्स हैं। इस दफ़ा किस तरह का MOU साइन होगा ताकि गवर्नमेंट शिफ्ट भी हो जाए, तो वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सुस्त रवि का शिकार ना हो, बल्कि उसी पेस पे चलते रहें? देखिए जी, सबसे जो एक खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस है। जितनी सियासी जमातें हैं, अस्करी क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत है, उनमें सब में एक कंसेंसस है ऑन द रिलेशनशिप विद चाइना। तो उसमें जो भी हुकूमत में पार्टी हो, तो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात है, उसे तरजीह दी जाती है। और उसके साथ आपने देखा है कि सीपैक जब शुरू हुआ था तो PMLN की गवर्नमेंट थी, और आज एक कोalition गवर्नमेंट है। सीपैक उसी तरह आगे जाता रहा है, चलता रहा है, और चाइना एंगेज करता रहा है पॉजिटिवली। तो मैं समझता हूं कि ये क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स हैं, सीपैक ओरिजिनली जब साइन हुआ था तो 2030 तक का उसका था प्लान। एंड ऑफ कोर्स जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो तो दे विल गो बियॉन्ड 2030। तो वो महदूद किसी एक जमात के साथ या किसी एक गवर्नमेंट के साथ उनका वो लिंक नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रशिया के हवाले से अगर बात की जाए तो जितने भी जो वफूद हैं उनमें सबसे जो तगड़ा मुझे वफ्द लगा है वो रशिया का लगा है, और 76 रुकनी उनका दस्ता यहाँ पे पहुंचा है, डेलीगेशन यहाँ पे पहुंचा है। रशिया के हवाले से हमारे ताल्लुकात कितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और क्या वो स्ट्रीमलाइन पे आ सकते हैं? हमने देखा है जिस भी गवर्नमेंट ने कोशिश की है, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात उसी तरह ही रहे जिस तरह आज से 76 साल पहले थे। जी ये आपने बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है रशिया की। देखें, एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है। अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स देखें, जिसमें एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर करार दिया जा रहा है। और ये जो ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें चाइना और रशिया का बड़ा की रोल है। दे आर लीडिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था जो US लेड वर्ल्ड ऑर्डर था, अब एक चाइना एंड रशिया लेड वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि रशिया के साथ हमारी ब्रेक थ्रू कोई नहीं हुई है। हमने कोशिश की लेकिन ब्रेक थ्रू नहीं हो सकी। उसके दो वजूहत थे। एक कि रशिया का बड़ा मेजर ट्रेडिंग पार्टनर और वेपन्स बायर इंडिया है। दूसरा था कि रशिया डिडंट सी पाकिस्तान एज अ मेजर इकोनॉमी जहां वो अपने गुड्स बेच सके, और स्ट्रेटेजिकली उन्होंने पाकिस्तान में उस तरह उन्हें वो रेलेवेंस नहीं मिली। आपके लिए जो अब अपॉर्चुनिटी है वो है कि आप मॉस्को को एंगेज करें वाया बीजिंग, क्योंकि जो आपका आयरन ब्रदर है, जो आपका क्लोजेस्ट पार्टनर है चाइना, वो रशिया का भी क्लोजेस्ट पार्टनर है अब। और आपने जो रशिया प्रेसिडेंट शी का जो बायलैटरल समिट देखा था 5 महीने पहले, उसमें उन्होंने कहा था, जो जॉइंट स्टेटमेंट था, कि चाइना रशिया रिलेशंस आई हैव नो लिमिट्स। तो इसको हमें फायदा उठाना चाहिए, अपने दोस्तों का हम फायदा उठाएं, चाइना का फायदा उठाएं, और हम एंगेज करें रशिया को वाया बीजिंग। और रशिया को ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है BRI, जिसका सीपैक एक बड़ा कलीदी हिस्सा है, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, रशिया को इसमें शामिल करें और ये ट्राइलैटरल कोऑपरेशन हम फॉर्म करें और बीजिंग की मदद इसमें हम लें। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू उनके साथ हो सकती है। और अब मैं समझता हूं कि रशिया विल बी रेडी, क्योंकि रशिया पे भी बहुत प्रेशर्स आ गए हैं इस एरिया में, इस रीजन में। और इंडिया ने भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया है। पहले वो एक नॉन अलाइंड पोजीशन लेता था, वो सबके साथ चलता था, लेकिन अब इंडिया ने एक बड़ा क्लियर पोजीशन लिया है टू बी इन द US कैंप। ठीक। अच्छा मुस्तफा साहब, अपॉर्चुनिटी। ओके। अच्छा मुस्तफा साहब, इंडिया का जिक्र हुआ तो इंडिया अगर देखा जाए तो चाइनीज न्यूज़पेपर एक ग्लोबल टाइम्स बड़ा मुस्तनद अखबार है, उसमें भी एक आर्टिकल छपा और उसमें जयशंकर की पॉलिसीज को ही प्रॉब्लम करार दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज अभी SCO के रास्ते में तो खैर उस तरह से चले, वो पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन जो चाइनीज अखबार क्लेम कर रहा है, क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं कि वो ठीक कह रहा है अखबार? क्या कहा जी अखबार ने? मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा। उन्होंने क्या कहा? जयशंकर की जो पॉलिसीज हैं डिप्लोमेटिक, वही खुद ही प्रॉब्लम्स है उनकी, जो मतलब बेसिकली उन्होंने जयशंकर को ही प्रॉब्लम कहा। देखिए जी,
आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि उनकी पॉलिसीज प्रॉब्लम है खित्ते के लिए? देखिए जी, उनकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल है प्रॉब्लम, और वो उनके इलेक्शन रिजल्ट में भी वाजे हो गया है कि इस दफा उन्होंने मोदी सरकार ने कहा था कि वो 4 टाइम ज्यादा वोट्स के साथ आएंगे, तो वो तो कोalition गवर्नमेंट उन्हें बनानी पड़ गई है, उनकी मेजोरिटी भी नहीं आई जो पहले थी। और उन्होंने कश्मीर में जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है उनमें तो उसमें हार गए, देव लॉस्ट, वहां उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आ गई है। तो एक तो उनकी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसीज की अक्कासी उनके इलेक्शन रिजल्ट्स करते हैं, नंबर 1। और दूसरी जो बात है कि ये जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है इसकी मकबूलियत इंटरनेशनली नहीं है, इससे सिर्फ यूएस सपोर्ट है, क्योंकि यूएस को इंडिया की जरूरत है चाइना के खिलाफ। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था कि जो वजीर दिफा हैं इंडिया के जी, वो एक सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहे थे जिसमें वो पूजा कर रहे थे और मशीन गन लगी हुई थी सामने, और मशीन गन पे वो हार डाल रहे थे, मशीन गन पे जी, ठीक है जी। तो ये अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कोई वजीर दिफा करता तो इंटरनेशनल हेडलाइंस आ जाती कि ये देखें जी बड़ा एक्सट्रीमिस्ट मुल्क है। यस, तो वहां वो हार डाले हैं उन्होंने, मैंने कल रात को देखा है जी, अल जजीरा पे देखा है मैंने कि उन्होंने हार डाले मशीन गन पे, और उन्होंने वो किया है, और उन्होंने कहा कि ये हिंदू रिचुअल है हमारा, क्योंकि हिंदूज स्टेट में नॉन हिंदू आ गए, नॉन हिंदू, वो आपको पता है किसकी रेफरेंस है, मुसलमानों की, हिंदुत्व। तो ये एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है वहां, जो जिसकी बुनियाद दहशतगर्दी पे, स्टेट टेररिज्म पे है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह ने कहा है, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान उसकी भी बात करे या एससीओ पे, कि ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है वेस्ट के खत्म होने चाहिए जी। यहां एक पटाखा होता है तो वो कहते हैं देखिए जी टेररिस्ट स्टेट है, वहां वो हार बकायदा स्टेट लेवल पे लाइव टेलीविजन पे वो हार मशीन गन्स पे डाल रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्हें हम उनकी बेनकाबी करें, इन दहशतगर्दों की, हम जो न्यू दिल्ली में बैठे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बिलावल साहब जब गए थे एससीओ में, और उस वक्त भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था शायद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, लेकिन बिलावल गए थे, बिलावल ने इंडिया में जाके कश्मीर की बात की थी, बड़ी एक सख्त स्टेटमेंट दी थी, फिर पूरे इंडिया में हमने उनका चर्चा भी देखा था। इस दफा भी मेरा ख्याल है जयशंकर यही करने आए कि यहाँ पे आके वो एक स्टेटमेंट देंगे इस तरह की, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, या फिर थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ होती हुई चीजें नजर आ रही हैं कि कोई ब्रेक डाउन होगा पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के दरमियान? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान ने तो काफी इंगेज करने की कोशिश की है इंडियन गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल में, ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन उनमें इतना ज्यादा तासुब है वो, क्योंकि इंडिया एक अपने आप को हेजेमॉन देखता है ना रीजन में, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, तो उसकी सबसर्वियंस में आ गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, हमने अभी तक हाथ नहीं जोड़े। दे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं आरएसएस और बीजेपी के पाकिस्तान एक अलग मुल्क है। तो जब ये बुनियादी एक जो है ना बुनियादी फंडामेंटल पैराडॉक्स, वो जब तक नहीं होगा उस वक्त इकोनॉमिक कनेक्टिविटी वगैरह अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकेगी। तो मैं तो समझता हूं कि यस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद इंडिया इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमने पहले तो टप्पी में भी जो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन थी, उसमें भी हमने साइन किया था कपल ऑफ इयर्स अगो, लेकिन इंडिया ने उसने बैक ट्रैक कर लिया। तो मुझे उनसे वो सिग्नल्स नहीं आ रहे ऑफ एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। और आप देख लें कि उन्होंने तो सिर्फ टेररिज्म फ्यूल की है बलूचिस्तान में, जो हमें नजर आ रही है, तो वो तो डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं आपका मुल्क। सही। अच्छा मुस्तफा साहब, तो फिर हम लोग अपने ये जो डिस्कशन है इसको इस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए सिफारती एतबार पे बहुत बड़ी जीत है एससीओ को होस्ट करना, और ये पाकिस्तान के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, ट्रेड के लिहाज से और दीगर तमाम तर उमूर जो है वो इसमें कवर होंगे, और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, विच शोज कि ये कितना सिग्निफिकेंट इवेंट है। देखें जी, जीत तो है, लेकिन इस जीत को हमने आगे तक लेके जाना होगा, इस जीत के आउटकम्स को हमने देखना होगा, और उन आउटकम्स को आगे लेके जाना होगा। जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स इससे क्रिएट होंगे ऑफ कोऑपरेशन, उन्हें आगे लेके चलना होगा। एमओयूज और ऑप्टिक्स से आगे जाना होगा। तो ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी भी और चैलेंज भी है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि हम चाइना की बात कर चुके हैं, इंडिया की बात कर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी सेंट्रल एशियन रियासतें भी हैं जो कि एससीओ का हिस्सा भी हैं, वो भी आ रही हैं। सो इकोनॉमिकली कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में? देखें जी, सेंट्रल एशियन ममालिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है,
क्योंकि एक तो वो हमारे नेबर्स हैं, दूसरे वो चाइना के भी नेबर्स हैं। शिनजियांग जो सूबा गिलगित बल्तिस्तान के साथ बॉर्डर करता है, वो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ भी बॉर्डर करता है। और ये सेंट्रल एशियन ममालिक का बड़ा मसला ये है इकोनॉमिक, कि वो लैंडलॉक्ड है, उनके पास पोर्ट नहीं है, समंदर नहीं है। तो उसके लिए ये जो ग्वादर पोर्ट है, जिसका अपने का इफ्तिताह भी होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंशाल्लाह, जो बड़ा बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो उस पोर्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू गिव एक्सेस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो हमारा ये एक विजन होना चाहिए इस कनेक्टिविटी में, और वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स बहुत इंटरेस्टेड भी होंगे इसमें। लेकिन हम इंटरेस्ट क्या शो करेंगे? हम इंटरेस्ट शो करेंगे, आई थिंक हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एक तो जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, पर्टिकुलरली कजाकिस्तान और बाकी भी सेंट्रल एशियन ममालिक, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, इसके ये हिस्सा है। बल्कि शी जिनपिंग ने BRI का जिक्र और इफ्तिताह कजाकिस्तान में किया था, उसके बाद सीपेक पाकिस्तान में हुआ। तो ये चाइना के साथ भी कोऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी, और BRI में भी हैं, तो ये एक नेचुरल पार्टनर बनते हैं। लेकिन इस सारे डिस्कशन में जो एक बड़ा कलीदी पॉइंट बार बार आ रहा है वो है चाइना, क्योंकि एशिया में चाइना इज नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड चाइना इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो हमारे लिए, मैं समझता हूं ना जी, जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप चाइना के ताल्लुकात और ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है वो, उससे आप इस्तेमाल करें और आप अपने आप को प्रोपेल करें फॉरवर्ड इकोनॉमिकली। सर, आपकी चाइना के अफेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रसाई भी है, मालूमात भी है। पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो CPEC का मुआहिदा हुआ था, वो शराइत चाइना को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही थी, पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही थी। सो आप क्या समझते हैं कि उन शराइत के ऊपर क्या कोई हमारी गवर्नमेंट सोचेगी कि CPEC 2 में उस तरह की शराइत ना हो जिस तरह की 2014 में थी? देखें जी, ये जो है ना, ये पॉइंट आपने जो बोला है, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा। क्योंकि देखें जी, जो ये शराइत और जो कंडीशंस या जो टर्म्स हुए, शराइत लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो लगता है कि किसी एक ने शराइत दी है, एक फर्द ने। तो दो फर्द है ना जी, पाकिस्तान और चाइना, तो इन्होंने मुश्तरका टर्म्स को थ्रू कंसेंसस सेट किए थे CPEC 1 के। ये इस तरह नहीं था जी कि एक मुल्क ने कहा कि जी आइदर यू टेक इट और लीव इट, इस तरह नहीं हुआ था। नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन NDRC उनकी है, यहाँ प्लानिंग मिनिस्ट्री थी, इन्होंने नेगोशिएट किए थे सारे। और एक JCC जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन है पाकिस्तान चाइना के दरमियान, जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है। और मैं आपको ये बताता चलूं, जो अनफॉर्चुनेटली लोगों को उस तरह मालूम नहीं होता, कि ये जो पावर प्लांट्स थे कोल वाले, ये हमने रिक्वेस्ट की थी चाइनीज को कि ये आप लगाएं, उन्होंने नहीं कहा था ये। वो हमने इसलिए कहा था, आपको याद हो उस वक्त बहुत लोड शेडिंग थी, हमेशा बिजली जाती थी, हमारी डिमांड पाकिस्तान की ज्यादा थी और प्रोडक्शन कैपेसिटी कम थी। कोल पावर प्लांट जल्द से जल्द 2-3 साल में तैयार हो जाते थे, हाइड्रो पावर को 6 साल लगते हैं, सोलर उस वक्त जरा महंगा था। तो मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि हमने कोल पावर प्लांट लगाए, क्योंकि वो जाहिर है क्लाइमेट चेंज वगैरह की भी बात होती है, लेकिन ये जो पावर प्लांट्स और प्रोजेक्ट लगे थे, ये म्यूचुअल नेगोशिएशन पे लगे थे और इससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ है। बल्कि कल ही वजीर खजाना ने तकरीर की है एक यहाँ निजी होटल में, और वहां उन्होंने बात की है कि ये पावर प्लांट्स जो लगे थे, पावर इन्वेस्टमेंट्स जो आई एनर्जी की, उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा हुआ। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में। और उस वक्त इफ यू रिमेंबर, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात आज से और बदतर थे जब 2013 में जी ऐसे ये लगे थे। तो उस वक्त और कोई इन्वेस्ट भी नहीं आ रहा था आपके पास करने के लिए। तो चाइनीज ने, तो आई थिंक दे सेव्ड द डे फॉर यू। ठीक हो गया मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं जी मुस्तफा साहब के आगे भी हमें बहुत मुफीद हो गए, हमें से बहुत ज्यादा फायदा होगा चाइनीज इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि और मुल्क कोई इन्वेस्ट भी नहीं कर रहा पाकिस्तान में। जी ठीक हो गया मुस्तफा साहब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने SCO पे इन डिटेल। मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू शो। अब हम मुल्की सियासत की बात करेंगे, जो कि इस वक्त SCO इजलास की तो हमने बात की, लेकिन मुल्की सियासत अभी तक आईनी तरमीम के इर्द गिर्द घूम रही है कि आईनी तरमीम होगी नहीं होगी।
एससीओ तो अब आ चुका है, क्या एससीओ के दरमियान ही आईनी तरमीम होगी, एससीओ के बाद होगी, 25 से पहले होगी, 25 के बाद होगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना तो मेरे पास है, ना गवर्नमेंट के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, और ना ही किसी और शख्स के पास है, लेकिन बताया नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ उन्होंने हमें बताया नहीं है। सबसे पहले सुनते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं, आइए उनको सुनते हैं। कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती को हुक्म क्यों नहीं आया? ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। 15 को जो इन्होंने कॉल दी है, ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती है। रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस यलगार को, और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटेम्प्ट है, ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाजत नहीं देंगे, कतई तौर पे इजाजत नहीं देंगे। चलें जी, ये तो ख्वाजा आसिफ हो गए हसनैन, जिनकी बात हमने सुनी, नाज़रीन ने भी सुनी। मुर्तज़ा वहाब आल्सो हैज टू से समथिंग, वो सुनते हैं। बैठेगी और मशावरत करेगी जो हम दोनों सियासी जमातों का आइनी मुसव्वदे के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उस सिलसिले में आज मुलाकात हुई, जिस मुलाकात में कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे, मैं भी था, नवीद कमर साहब भी मौजूद थे, और हमने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक दूसरे के साथ इंगेज किया है, मशावरत की है और चीज़ों के ऊपर काम करें। बड़ी पॉजिटिव मुस्बित मीटिंग हुई और इंशाअल्लाह चीज़ें दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं। तकरीबन तमाम तर मसवदा जो है वो हमने आपस में डिबेट कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। जो इनका डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट है वो भी डिस्कस हुआ है, और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन के साथ ये बैठेंगे अब इसके बाद मेरी एब्सेंस में, और देन जो है ना फिर आगे मैं भी मौलाना साहब को बताऊंगा जो बात होगी। बात है जी, डॉक्यूमेंट्स डिस्कस हुए हैं, मुसवदे शेयर हुए हैं, मुसवदों की शेयर के बाद प्रेसर भी हुआ है, प्रेस को भी बताया गया मुसवदा शेयर हो चुका है, लेकिन उस मुसवदे में क्या है, वो मुसवदा सामने क्या आएगा, कब आएगा, जेओआई की कितनी उसमें शिकें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी हैं, या फिर दोनों का अगर अलग अलग मुसवदा है तो कितनी ज्यादा कदरें मुश्तरक हैं, ये अभी तक नहीं बताया जा रहा। जो भी जा रहा है फजल रहमान साहब के पास, वो ये कह रहा है कि इनका मुसवदा तैयार है, हम उनके साथ राजी हैं, खुश हैं, और इसी हवाले से फैसल करीम कुंडी साहब, वो भी आपके गवर्नर भी हैं पंजाब KPK के, सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान काफ़ी अरसे के बाद एक बहुत ही अहम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराने के लिए जा रही है, SCO, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सदूर, मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म, बाकी डिग्निटरीज तकरीबन 900 के लगभग डिग्री से आ रहे हैं। 200 के लगभग जो है वो हमारे इंटरनेशनल मीडिया के लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि उसके मुकाबले में एक जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने एक बार फिर 15 तारीख को, जिस दिन SCO शुरू होने जा रही है, उसकी जो है उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। PTI का हमेशा ये एजेंडा रहता है कि मुल्क को हमेशा डिस्टेबलाइज रखें, मुल्क दुश्मनों के कहने पे काम करें। आज भी आप देखें कि इसराइल के अखबारात जी। सो फैसल करीम कुंडी ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल 15 को यानी कि एहतजाज की कॉल दी है, जिसको हम भी यही कहेंगे कि ये कोई मुनासिब कॉल नहीं थी। सो आई थिंक सो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो है बैक ऑफ करेगी यहाँ पे। चलें, ये कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो था जो कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे शामिल करने लगे। एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम बात करेंगे मुल्क की मईशत के हवाले से। इससे पहले हमने बात की है कि किस तरह से चाइनीज प्रीमियम है, उनका दौरा पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकता है। उसके हवाले से तो हमारे पास CPEC के और चाइना इंस्टीट्यूट के लोग मौजूद थे जिन्होंने उसकी सिग्निफिकेंट के ऊपर बात की। अब हम इसको देखेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिकल के हालात किस तरह ठीक होंगे, इकोनॉमी के पाकिस्तान को
क्या इसका फ़ायदा होगा नहीं होगा, इस हवाले से हमारे साथ माहिर मुआशियात जनाब फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आपसे सवाल ये करूंगा कि पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद 14 साल बाद चाइनीज़ प्रीमियम भी आ रहे हैं और पूरी दुनिया के, इवन अगर स्पेशली एशिया की बात कीजिए तो एशिया के मुल्क के सरबरान भी आएंगे, एक इंडिया है शायद उनके वज़ीर ख़ारजा आएंगे। क्या समझते हैं कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इकोनॉमिकली ये पूरा समिट पाकिस्तान के लिए और चाइना का जो प्रीमियम है उनका आना पाकिस्तान के लिए? जी बहुत शुक्रिया। मौका बहुत अहम इस लिहाज से तो है कि एक बड़ा वाक़या इस्लामाबाद में हो रहा है और ये गैदरिंग, ये मीटिंग इस बात की दलील है कि दुनिया पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहती है और सफारती सतह पे इसके फ़वाइद तो हैं, लेकिन अगर आप ये समझें कि ये समिट 3 दिन का है और चौथे दिन पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के माशी मसाइल ऐसे हैं जिनकी हवाले से पाकिस्तान को बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अंदरूनी इस्लाहात की। और इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जो एक समझिए कि जमूद का शिकार है, उस जमूद से निकाल कर मईशत की गाड़ी को चलाने की ज़रूरत है। उसके लिए कई इक़दाम करने चाहिए और काफ़ी अरसे से ऐसे इक़दाम थे जो कि अभी तक नहीं हुए। उन इक़दाम को करने की ज़रूरत है और एक दफ़ा आपके अंदरूनी हालात बेहतर हो जाते हैं सियासत और मईशत के, तो आप देखेंगे कि कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान एक दिन आज से चंद साल बाद या एक आध दहाई बाद पाकिस्तान की सूरत हाल एक कामयाब मईशत की ना हो। आज वो कैफियत बदकिस्मती से नहीं है। अच्छा फरहान साहब, जो आपने बात की ना अंदरूनी सियासत की, और मुझे भी यही लगता है कि शायद ये कोई छोटी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर फॉर एग्जांपल चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पे कई साल के बाद, दीगर वफूद आ रहे हैं पाकिस्तान में, अगर वो इन्वेस्टमेंट की नीयत से भी है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश भी करता है, तो आई थिंक सो कि गवर्नमेंट के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। आप एक तरफ तो जश्न मनाएंगे कि ये खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए इस इवेंट की मेजबानी मिलना, लेकिन एट द सेम टाइम आपके ऊपर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप अपनी जो पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खास तौर पे है, इन्वेस्टर का एतमाद बहाल करने के लिए उसको फिक्स करें पहले। जी बिल्कुल सही फरमा रही हैं और ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पे नहीं है, ये ऑपोजिशन पे भी है। देखिए ना, कल का जो एहतजाज का ऐलान किया गया है उसमें दोनों गलती पे हैं। एक तरफ तो पीटीआई को मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए कि एक ऐसे वक्त पे जबकि समिट होने चला है, इस्लामाबाद पे यलगार का ऐलान करना और इसकी कोशिश करना बजाते खुद एक गैर जिम्मेदारी का कदम है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि अगर पीटीआई का मुतालबा ये है कि इमरान खान से जेल में उनके जो सियासी अकाबरीन हैं, सियासी साथी हैं उनकी पार्टी के, उन्हें मुलाकात का इजाज़त दी जाए, तो इसमें कोई हद नहीं है। एक मुलाकात से क्या फ़र्क पड़ता है, बल्कि हुकूमत के लिए तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप इजाज़त दे दें और अगर वो मीटिंग हो जाती है, वो मुलाकात होती है, उसके नतीजे में ये जो प्रोटेस्ट है ये टल जाता है, कम से कम एससीओ खैर खैरियत से गुजर जाता है, तो एक अच्छी एक कामयाबी होगी। उसके बरक्स अगर पीटीआई वाले फिर भी नहीं मानते तो फिर उसके बाद ताकत के इस्तेमाल के जरिए से पीटीआई को रोकने का जवाब हुकूमत के लिए फिर मजीद मजबूत हो जाता है। तो दोनों तरह से तो हुकूमत का फायदा, और मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत इतनी हठधर्मी पे क्यों इस वक्त मुज़िर है कि जी वो मुलाकात नहीं करवानी। अगर हो जाए तो मेरे ख्याल में एक बेहतरी होगी। ठीक हो गया। अच्छा बुखारी साहब, अगर सीपैक 2 की बात की जाए, इससे पहले हमने देखा सीपैक हुआ 2014 में हुआ था, अब सीपैक 2 की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह आप भी बात कर रहे थे कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती उस तरह से हमारी गवर्नमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाती या फिर सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं तमाम तर प्रोजेक्ट्स। इस दफा मेरा ख्याल है कि चाइना स्पेशली इस इशू के ऊपर भी बात करेगी पाकिस्तान गवर्नमेंट से। कई मसाइल हैं जो कि आपस में इकट्ठे हो गए माफ कीजिए, कई मसाइल हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान इतना मकरूज हो चला है कि जब तक कि पाकिस्तान के कर्ज में कमी ना आए, मजीद मकरूज होना मैं समझता हूँ कि मुल्क की सलामती के लिए कोई अच्छा कदम नहीं होगा, अच्छी सिमत नहीं होगी। तो कर्ज के मामले को ख़ास तौर पे देखना चाहिए। पंजाब के सूबे में ख़ास तौर पे जो हालिया हफ्तों में
जो ऐलानात हुए हैं कि जी 4 से 5 एक्सप्रेस वेज बननी है, और इसके अलावा लाहौर से पिंडी एक फास्ट ट्रेन की बात हो रही है, फिर पिंडी से मरी तक एक शीशे से कवर्ड एक ट्रेन की बात हो रही है। ये सब की सब फजूल खर्चियां हैं, इनकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए ऐसे वक्त पे। तो एक तरफ तो कर्ज का मामला है, दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान को अपना तौर तरीका भी बदलने की ज़रूरत है। सुस्त रवि का नतीजा पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है और उसमें मसाइल अंदरूनी हैं, उन पे एक दफ़ा फिर देखने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने अर्ज़ की, ख़ास तौर पे जो माली और माशी मामलात हैं उन पे तो ख़ास तौर पे बड़ी बारीकी में जाके उन्हें देखने की ज़रूरत है। अगर ये मसाइल हल हो जाते हैं और फिर जैसे पहले मैंने अर्ज़ की, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, दुनिया में कई ममालिक हैं, जमहूरी ममालिक हैं पाकिस्तान की तरह के, जहाँ पे पार्लियामान की हद तक मुखालफत भी होती है। बहुत से वाक़यात वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे रूनमा हो चुके हैं, लोगों ने हाथापाई से लेके कुर्सियाँ तक तोड़ी हैं एक दूसरे के ऊपर। ये सब कुछ एक जमहूरी सियासत में चलता है, लेकिन अगर आप सड़कों पे निकल आएँ और तोड़ फोड़ की तरफ जाएं तो वो फिर मौजू नहीं है। और इसलिए पाकिस्तान को ज़रूरत ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से लेके आज तक जो इख्तलाफात मंजर आम पे आए, उन इख्तलाफात को किसी तरह ख़त्म किया जाए, ठीक, उनका अजाला किया जाए, उनका कोई ना कोई हल ऐसा निकाला जाए कि मुल्क की गाड़ी फिर एक दफ़ा पटड़ी पे चल कर आगे जा सके। ये रोज़ रोज़ का झगड़ा फसाद जो है, ये पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। सही। अच्छा फरहान साहब, इस वक्त आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, और खासतौर पे पाकिस्तान और चाइना से मुतालिक जो भी मुआहदे हैं, वो बेशुमार मुआहदे जिस पे एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि MOU साइन होंगे, जैसे गवादर एयरपोर्ट वगैरह है। आप क्या समझते हैं कि किन किन प्रोजेक्ट्स पे बात हो सकती है और कौन सा प्रोजेक्ट्स हमें किस तरह से फायदा देने जा रहे हैं म्यूचुअली? फरहान साहब, आपको आवाज आ रही? देखिए, सीपैक को इस वक्त जी आपकी आवाज एक आध मिनट के लिए गायब हो गई थी, लेकिन मुझे आपकी आवाज अब आ रही है। आपको क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैं आज ये कर रहा था कि ये फेज 2 में अब पाकिस्तान, फेज 2 जो है सीपैक का, इसमें पाकिस्तान को बरामदात अपनी एक्सपोर्ट यानी अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक शदीद ज़रूरत है। अब वो आसान नहीं है, क्योंकि आपने हालिया खबरें ये भी सुनी होंगी कि जो IMF की पाबंदियां लगी हैं पाकिस्तान पे, उसमें एक पाबंदी ये भी लगी है कि इकोनॉमिक फ्री जोन्स, जहाँ पे आप चंद सालों के लिए इंडस्ट्रीज को लगा कर उन्हें कुछ मराद दे सकते हैं, उस पर भी पाबंदी है। तो ये आसान नहीं होगा, लेकिन किसी ना किसी तरह ये जो सिलसिला है, जो सरमायाकारी है, उसे पाकिस्तान की बरामदात से जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान का ये जो बार बार एक रुपए पे प्रेशर आता है, हर चंद साल के बाद एक ना एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आता है, बहरान आता है, ये किसी तरह मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो और पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो सके। और उसके लिए बरामदात को बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर सीपैक इसमें फ़ाल किरदार अदा कर सके तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा एक कदम होगा। ठीक। अच्छा फरहान साहब, इंडस्ट्री की आप बात करें, इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दफ़ा जो हमारा IMF के साथ, आपने IMF का जिक्र किया, तो वो सवाल भी ज़िम्नन आपसे कर देता हूँ। जो हमारा मुआहदा हुआ 3 साल का, गवर्नमेंट हमें ये बता रही है कि हमारा ये आखिरी प्रोग्राम होगा। इससे पहले भी हर गवर्नमेंट यही बताती थी कि IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। क्या हम इस कैपेबल हैं कि IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम ये हो सकता है? ये इसका इन्हिसार हमारी अपनी नीयतों पे है, क्योंकि एक तरफ तो सनत को, जैसे आपने जिक्र किया, बिल्कुल ख़त्म होके एक मुश्किल सूरत हाल में हम चले गए, लेकिन पाकिस्तानी ज़रात को, ज़रूरी मईशत को इस वक्त संभालने की ज़रूरत है, और वहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है जो कि बदकिस्मती से नहीं किया जा रहा। एक छोटी सी मिसाल ये है कि ये जो मैंने पहले अर्ज़ की कि ये पंजाब में एक्सप्रेस वेज और ये रावलपिंडी से लाहौर तक एक फास्ट यानी तेज़ रफ्तार ट्रेन की बात हुई है, या
रावलपिंडी से मरी तक एक ग्लास कवर्ड, शीशे से कवर्ड ये रेलगाड़ी की बात हुई है। ये सब के सब मेरे ख्याल में वो काम है जिन्हें फिलफौर रोक देना चाहिए और पाकिस्तान की ज़रई मईशत पे तवज्जो देनी चाहिए। कम से कम अगर हमारी ज़रई बरामदात यानी इम्पोर्ट्स कम हो जाती हैं, क्योंकि हम एक ज़रई मुल्क हैं और ये ऐन मुमकिन है कि अगर हम अपनी इम्पोर्ट्स को ख़त्म कर लेते हैं, खाने पीने की अशिया की इम्पोर्ट्स को ख़त्म कर लेते हैं, और फिर कोई ऐसा मौका आता है कि हमारे पास इजाफी पैदावार होती है जिसको हम बरामद भी कर सकते हैं, यानी दरामदात को, इम्पोर्ट्स को हम कम से कम करें और बरामदात एक्सपोर्ट्स पे हम तवज्जो दें, तो वो भी रास्ता है पाकिस्तान के लिए एक बेहतर सिमत में जाने का। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी ज़राअत इस वक्त इंतहाई शदीद बहरान का शिकार है और इस हुकूमत के दौरान ख़ास तौर पे इस साल जो पंजाब में जो बहुत बड़ा क्रैश हुआ है गंदम की कीमतों का, उसने किसानों की कमर, ख़ास तौर पे गरीब किसानों की कमर तोड़ दी है। सरकारी कीमत ख़रीद 3,900, 400, 4,000 रुपये का ऐलान हुआ था, 3,900 रुपये का हुआ था, लेकिन उसके बरक्स जो बदकिस्मती से सूरत हाल हुई वो 2,500-3 हज़ार रुपये फी मन ये गंदम बाद में मजबूरन किसानों ने बेची है। बल्कि कई किसान तो ऐसे हैं जो कि अभी तक अपने स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों है? तो ज़रई मईशत पे फिलफौर इमरजेंसी की बुनियाद पे तवज्जो दें और सनत को रिवाइव करने की कोशिश करें, यही हमारे लिए बेहतर रास्ता है। सही। अच्छा फरहान साहब, ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक मुआहदा है करेंसी स्वैप का, इसके बारे में अगर कुछ ब्रीफ कर सकें कि ये क्या मुआहदा और फिर इसकी वजह से तिजारती एतबार से क्या फ़ायदा होगा, क्या तब्दीलियाँ होंगी? भाई आम अल्फाज में तो देखिए वो मुआहदा यही है कि बजाय इस सूरत हाल के कि हम रुपयों को पहले अपने अमेरिकी डॉलर्स में कन्वर्ट करें, फिर उन डॉलर से जाके चीन में खरीदारी करें, फिर चीन में जो खरीदारी करें वो कन्वर्ट हो चीन की करेंसी में, तो ये हम डॉलर को बीच में से निकाल के पाकिस्तानी रुपए और चीन की करेंसी में बिल वास्ता हम अपनी मामलात को सेटल करें, यानी तिजारत जो है उसके लिए अदायगियों के लिए रुपए और चीनी रेनमिनबी करेंसी काम आए। ये तो आसान अल्फाज में है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने का हमें फ़ायदा तब होगा जबकि हमारे पास बड़ी बड़ी ऐसी अशिया होंगी जो कि हम चीन को दरामद कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। इस वक्त वो कैफियत नहीं है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में मौक़े बहुत हैं, लेकिन अभी उन मौक़ों को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है और वो उस पर काम करना चाहिए। ओके जी, फरहान साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी फरहान बुखारी साहब जो कि माहिर मुआशियात है, हमारे साथ मौजूद थे। जी हाँ, बुखारी साहब, हमें किस तरह अपनी मईशत को आगे लेके जाना है, और ये बिल्कुल ठीक है कि SCO के इजलास के बाद बहुत से ज़्यादा मौक़े पैदा होंगे, लेकिन उन मौक़ों पर इम्प्लीमेंटेशन करना हमारी गवर्नमेंट का काम है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की जिसको सुन के आपके दिल खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इससे पहले भी हमारे साथ मौजूद थे हमारे ही प्रोग्राम में। वो हमें बता के गए थे कि उन्होंने इंडियन रेसलर के साथ फाइट करनी है और फाइनली वो ये इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं। इंडियन फाइटर उन्होंने सिंघम दुबे को शिकस्त दी और ये प्राउड मोमेंट थी। अतर जाहिद की मैं बात कर रहा हूँ जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल, अतर हमारे साथ मौजूद हैं बल्कि, और अतर को खुशामदीद कहते हैं। अतर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। पहले तो बताएं कि ये क्या कारनामा सर अंजाम दिया आपने, जरा नाज़रीन को तो नहीं समझ होती ना इस तरह से, तो आप बताएं कि ये क्या था, क्या चैंपियनशिप थी, और भारतीय हरीफ के हवाले से भी बताएं। बेसिकली ये टूर्नामेंट था जो अभी नेपाल में हुआ था 4 अक्टूबर को, तो वहाँ पे मेरा इंडियन अपोनेंट था, उसने मुझे चैलेंज किया हुआ था, तो मैंने अभी उसको बीट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को प्राउड किया है।
और बहुत वन ऑफ द टफेस्ट अपोनेंट था मेरा, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अमेरिकन रेसलर को हरा चुका था पहले। तो ये मेरे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और वहाँ पे क्राउड में सारा इंडिया इंडिया की चैंटिंग हो रही थी, तो लाइक एक मेरे पे प्रेशर भी था एक तरह से कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो बस, लेकिन मैंने हरा दिया उसको और इंटरनेशनल चैंपियनशिप विन कर ली। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अतन ये बताइएगा कि नेपाल में आपने उनको हराया, और नेपाल को आप अगर आधा इंडिया कहें ना तो वो भी गलत नहीं होता, एक तो उनकी सरहद भी मिलती है, फिर आपने कहा कि क्राउड की सपोर्ट भी उनके साथ मौजूद थी। सो कैसी फीलिंग्स थी, और आपके साथ कितने लोग थे आपके दस्ते में, पाकिस्तानी दस्ते में? मैं तो अकेला ही था, तो मेरे साथ बस अल्लाह ही था। ट्रेनर वगैरह भी थे या नहीं, ट्रेनर मेरे अमेरिका में थे। अकेले गए? जी बिल्कुल अकेला। क्या बात। तो इसलिए प्रेशर भी था काफी। हाँ, तो वहाँ पे तो कोई भी नहीं था, और क्राउड भी सारा, क्राउड भी सिंगल पाकिस्तानी भी नहीं था? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं। ओ, मतलब कि आपने सबके मुंह बंद करवा दिए, जैसे पैट कमिंस ने कहा था ना कि हम इंडिया में हरा के इनको इनके मुंह बंद करवाएंगे, आपने नेपाल में हरा के तो उनको बिल्कुल चुप करवा दिया। बिल्कुल। और जब मैंने टाइटल विन किया तो रेफरी ने सारा देखा था कि क्या हो रहा था, कितने वो ऑब्स्टेकल्स और ये क्राउड और वो सारा, तो रेफरी ने मुझे कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। जब उसने मुझे टाइटल हैंड ओवर किया तो उसने मुझे कहा कि जो तुम्हारे यानी अकेले और इस तरह जो चीज़ें फेस करके टाइटल विन किया है, तो वो रेफरी भी यानी शौक थे कि कैसे यानी इन्होंने कैसे हुआ। अच्छा, फाइट और डाई चैंपियनशिप जो आपकी है वो क्या है? बेसिकली वो टाइटल है कि अगर आपको कोई भी चैलेंज करे तो आप उसे बैकआउट नहीं कर सकते। तो नाम ही फाइट और डाई है ना, लड़ो या मर जाओ। तो मेरा वो टाइटल भी ऑन द लाइन था इस मैच में, तो वो भी मैंने डिफेंड किया। अगर मैं हार जाता तो वो भी आज इंडियन के पास होता, तो वो भी आप जीत गए। वो पहले मेरे पास ही था ना, जो लास्ट टाइम मैं आपके शो में लाया था। ठीक है, वो डिफेंड कर दिया उसको। लास्ट टाइम इन्होंने हमारे शो में लाया था एक और टाइटल। अच्छा, ये अभी इन्होंने REW इंटरनेशनल हैवी वेट चैंपियनशिप जीती है, और ये आप इससे पहले देखते थे कि ये देखिए जी, ये कभी आप WWE की रेसलिंग अगर देखें तो बिग शो आप उनको जानते होंगे, या डिफरेंट जो रेसलर्स हैं उनको जानते होंगे, बल्कि वो इस तरह करके आते हैं ना, ये निम्रा। अभी जीता अतर नहीं है, लेकिन स्टाइल में मार रहा हूँ। अतर ये इनका हो गया, नाम भी लिखा हुआ है, अतर जाहिद आपका नाम भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये कब तक ये नाम लिखा रहेगा? ये तो बड़ी जबरदस्त है ना कि आपके बेल्ट के ऊपर आपका नाम भी है। जब तक ये आपके पास है आपका नाम है, या ये बेल्ट आपके पास ही रहेगा? ये जब तक मुझे कोई बीट नहीं कर देता। मैं भी डिफेंड कर रहा हूँ, अभी मेरा वर्ल्ड टूर आ रहा है, तो मैं हर कंट्री में ये डिफेंड कर रहा हूँ, तो जब तक मुझे बीट नहीं करता है टाइटल मेरे पास ही रहेगा। और ये फिर आपसे ले लिया जाएगा अगर कोई मुझे बीट कर देता है, अगर कोई जीत जाता है। ये मेरे ख्याल ये नेट्स लगे हुए ना जी, ये प्लेट ले लीजिएगा वापस। जी, नेम प्लेट। अच्छा, ठीक हो गया। आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताएं, अभी ट्रेनिंग चल रही है, क्या हो रहा है? नहीं, ट्रेनिंग तो मेरी अभी सऊदी अरब में ही होती है सारी। ठीक है। तो जी हाँ, तो अभी मैं वापस जाऊंगा, 15 दिन का मेरा भी स्टे है पाकिस्तान में, तो अभी मैं जाऊंगा तो ट्रेनिंग मेरी वहीं पे होगी दोबारा। तो जी हाँ। अच्छा, कलिस्टो के बारे से बताइएगा, वो भी बड़ा खुश होगा, खुद भी WWE का स्टार रहा, हम उसको देखते हुए आए, अब वो आपको ट्रेन कर रहा है, तो उसकी खुशी किस हद तक थी, और कितना ज्यादा वो खुश था कि आपने एक बड़ा मार्का मारा? बिल्कुल, वो उनकी तो नेक्स्ट लेवल की हैप्पीनेस थी, तो वो कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू, और बहुत खुश थे। तो कहते कि मेरे कुछ यहाँ पे कमिटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका आपके साथ, तो उनके भी बहुत ज़्यादा वो खुश थे। तो कहते कि भी सऊदी में मुलाकात होती है उनसे ना, तो अभी टाइटल हाँ मैं उनको दूंगा जाके। तो उन्होंने जो मुझे ट्रेन किया, और जो उन्होंने मुझे टेक्निक्स और सारा मुझे स्ट्रेटजी बनाई, यानी उन्होंने हेल्प आउट किया इतना, तो उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है मेरा ये टाइटल विन करने में। सही। तो अभी क्या चल रहा है, क्या प्लान्स हैं, उनके बारे में कोई डिटेल्स फ्यूचर में? जी, फ्यूचर्स में मेरा भी वर्ल्ड टूर आ रहा है, जिसमें अभी चाइना, मलेशिया, थाईलैंड और अमेरिका है। तो हर जगह मैं जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का फ्लैग हर जगह। वो कौन कौन सी चैंपियनशिप्स हैं? चैंपियनशिप तो बहुत सारी हैं, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट चैंपियनशिप्स हैं। अच्छा। तो जी हाँ, तो जैसे जैसे मैं विन करूँगा और डिफेंड करूँगा तो आपको अपडेट करता रहूँगा। अच्छा, ये बताइए कि जो आप पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे हैं, तो कोई स्पॉन्सर्स भी आपके साथ होते हैं या अपने खर्चे पे कर रहे होते हैं? अभी तो मैं अपने एक्सपेंस पे कर रहा हूँ, अपने खर्चे पे ही। कोई बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं। सही हो गया। और कलिस्टो जब आपकी ट्रेनिंग करते हैं तो वो आपसे खुश तो हैं डेफिनेटली, जिस तरह आपने बताया। तो क्या इन फ्यूचर ये कोई जो चैंपियनशिप आप खेल रहे हैं, ये रोड्स टू WWE, स्मैकडाउन, रॉ, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है? बिल्कुल, ये वन ऑफ द वे ये भी है, और जितने आप चैंपियनशिप विन करते हैं, जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होती है, अच्छा। तो यही है कि WWE के ट्राई आउट्स होते हैं एनुअली डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो अगर आप वो अप्लाई करते हैं और आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वो खुद ही आपको ट्रेन करते हैं और आगे WWE में आपका डेब्यू करते हैं। तो ये बिल्कुल जितना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आपका CV में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी कि आपने यही विन किया है, तो वो इफेक्ट होता है कि आपका रेज्यूमे में। सही। और आपकी जो ये चैंपियनशिप है, लेट्स सपोज बेल्ट्स तो ये निम्रा जीतते ही हैं, पिछली दफ़ा आप नया बेल्ट लाए थे, इस दफ़ा नया बेल्ट लाए, लेकिन जब हम बात करते हैं WWE की, स्मैकडाउन की, रॉ की, या इवन NXT की बात कर लें,
तो उसमें भारी भरकम बॉडी भी चाहिए होती है जी। तो उसके हवाले से कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है आपको? बेसिकली भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। ये पहले अर्ली 80s में और 90s में कॉन्सेप्ट होता था कि आपको बॉडी बिल्डर बहुत बल्कि होना चाहिए। अब ट्रेंड ये है कि आप बिल्कुल लीन हो, स्मार्ट हो, आप स्टेमिना, टेक्निक, एजिलिटी, मोबिलिटी, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और जी हाँ, तो ये साइज अब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता रेसलिंग में, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है ना जो कैमरे में खूबसूरत लगता है। जी जी, उसके लिए भी कोई मेहनत करनी पड़ती है या वो इतना होता है किसी भी बॉक्सर का? ये रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वैसे आप कर सकते हैं अगर आपका ये प्लस पॉइंट है एक तरह से। जैसे आपकी हाइट ज़्यादा है या आपका मसल मास एक्स्ट्रा है तो प्लस पॉइंट है, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं होता रेसलिंग के लिए। अच्छा, रिक्वायर्ड नहीं है, पहले था। अभी आप जेफ हार्डी को वर्किंग ऑन दैट, मतलब बेशक प्लस पॉइंट ही है, लेकिन यू प्लान टू डू दैट? बेसिकली मैं जब पाकिस्तान आता हूँ तो मेरा वैसे ही वेट लॉस हो जाता है काफ़ी, 10-12 kg, क्योंकि मुझे यहाँ का खाना पीना सूट नहीं करता। तो आपको पता है मेरा सारा बैकग्राउंड सऊदी है, सऊदी बोर्न, तो इस वजह से अभी मैं वापस वहीं जाके तो मेरा यानी बैक टू शेप गेन कर लेते हैं आप। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह WWE की बात कर ली जाए तो वहाँ पे ये एज नहीं होता कि आप पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमने देखा ग्रेट काली फ्रॉम इंडिया, फिर आजकल कोई अरब के रेसलर्स भी हैं डिफरेंट कंट्रीज के, तो वो पूरे का पूरा रीजन उसको सपोर्ट करता है। तो वो एज भी आपके पास होगा जब आप उस सीवी पे अप्लाई करेंगे या लिखेंगे? तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल अपने कंट्री के लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल एज होता है कि जितनी ज़्यादा सपोर्ट और इस तरह, तो ये प्लस पॉइंट है कि भी सही। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके पास स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं होते, इसकी क्या वजह होती है? मतलब आप पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप क्या गवर्नमेंट को अप्रोच करते नहीं हैं या कोई और मसाइल आते हैं रास्ते में? आई डोंट नो इसकी क्या कोई रीज़न है, लेकिन जो भी आज तक एक्सपेंस हुआ है मेरा रेसलिंग में, ये मेरा अपनी पॉकेट से ही हुआ है। और पाकिस्तान में क्रिकेट ही है जिसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, और स्पॉन्सरशिप्स और ये चीज़ें। रिजल्ट तो वहाँ पे भी नहीं आते ना। वहाँ पे भी हम 150 साल पुराना रिकॉर्ड, वहाँ पे भी हम हार रहे हैं। हाँ, लेकिन सपोर्ट फिर भी उन्हीं को किया जा रहा है और उन्हीं को स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं इसमें अगर कुछ होता है तो। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ होता है जिस तरह निम्रा ने कहा कि स्पॉन्सर्स नहीं मिलते, या फिर पूरी दुनिया के बॉक्सर्स का यही हाल होता है, या पूरी दुनिया में उनके अच्छे स्पॉन्सर्स होते हैं, अच्छी जो है वो उनके साथ पीआर होती है? नहीं, अगर जैसे इंटरनेशनली कोई आप टाइटल विन करते हैं या कुछ विन करते हैं तो फ़ौरन आपको स्पॉन्सरशिप्स और ब्रांड डील्स ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये थोड़ा ये अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ पे नहीं इस तरह ये चीज़ें होती स्पॉन्सरशिप्स की। ठीक हो गया। और सपोर्ट करते, क्योंकि आपने रेसलिंग की बात की, मैंने बॉक्सिंग की इस वजह से की कि जिस तरह आप रेसलर हैं, इसी तरह हमारे दोस्त हैं एक बॉक्सर उस्मान वजीर, जी जी, तो ना रेसलिंग में स्पॉन्सरशिप आती है ना बॉक्सिंग में आती है, हालांकि फेडरेशन तो मेरे ख्याल मौजूद है ना। बिल्कुल है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है अभी तक। और यानी लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं इसमें कि इस तरह के जितना वाइड प्लेटफॉर्म इस तरह क्रिएट किया जाए और ज़्यादा यंग जनरेशन आए, यंग टैलेंट जो है वो इसमें है। बहुत शुक्रिया आपका अतर, वैसे गुड लक एंड मुबारकबाद एक बार फिर से, बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अतर हमारे साथ मौजूद थे और अतर की गुफ्तगू आपने सुनी है। आई होप सो कि जैसे आप बता रहे हैं अतर कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ इनके लिए इंतजामात नहीं है, वो हुकूमत इंतजामात करे ताकि आसानी से बहुत सारे यंग टैलेंट जो है वो फील्ड में आए और पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करे। इस तरह के बेल्ट्स लेके आइए, ये बेल्ट देखिए और इसी के साथ ब्रेक लीजिए जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे आप सबके फेवरेट सेगमेंट की। मैं बात कर रहा हूं सितारों के हाल की। अब देखते हैं कि अगला हफ्ता कैसा होगा, मेरा कैसा होगा, आपका कैसा होगा, निम्रा का कैसा होगा, पूरे पाकिस्तान का कैसा होगा, ये जानेंगे हम इस सेगमेंट में। और आप भी जान सकते हैं, आप भी सवाल कर सकते हैं हमारी जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनसे। और नंबर आपको मैं बताता चलता हूँ, 051-890-1008। मैं रिपीट करूँ, 051-890-1008। और दूसरा नंबर है 051-2624946। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपका अगला हफ्ता कैसा होगा। और हमारे साथ मौजूद हैं समराना शाह। समराना, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं चाहूँगा कि हम एरीज से स्टार्ट करें। एरीज का अगला हफ्ता कैसा रहेगा? हम एरीज पे आते हैं सबसे पहले। तो एरीज का जो है वो फाइनेंशियली ये वीक जो है एरीज को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा जो है वो सेहत के हवाले से और ड्राइविंग करते वक्त जो है वो एरीज हमारे जो हैं जितने भी हैं वो अगर एहतियात कर लें तो बहुत ही अच्छा है।
इसका सोल्यूशन भी ये है कि सदका दे दें हमारे एरीज, तो ये हफ्ते में एटलीस्ट वो सेव रहेंगे। चले ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं टॉरस की तरफ, जो कि हसनैन का स्टार है, समराना। अच्छा जी, जो टॉरस है वो काफी टाइम से उनका जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो थी वो उनको दरपेश थी, लेकिन अब जाके जो ये वीक है ये बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, और आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो अब हल होती हुई दिखती है। प्लीज सुस्ती छोड़ दे, टॉरस से मेरी ये गुजारिश है कि प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो जाए, सुस्ती छोड़ दे, तो ये पूरा वीक आपको। ये आप ठीक कह रही है समराना, ये बिल्कुल काम चोरी भी कर रहे हैं, बहुत सुस्ती कर रहे हैं। प्लीज वैसे समराना का जो तज्जिया है ना, उसको मैं कहूँगा कि इनको बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया होता है, क्योंकि इसी हफ्ते उम्मीद है कि तनख्वाह आने लगी, फाइनेंशियल मामला ठीक होंगे। ठीक हो गया, मुबारक हो। ठीक हो गया। अच्छा समराना, क्योंकि मेरा टॉरस है तो फिर निमरा तो मेरे से दूर हो नहीं सकती, तो इनका है जेमिनाई। जरा इनके बारे में बताएं कि इनके हालात और वाक़यात कैसे चलते हैं। वो पहले कहते ना जेमिनाई अल्लाह बचाए, तो क्या वाह, आपने दिल की बात कर दी। जेमिनाई हमारे मल्टी टैलेंटेड होते हैं और इतना अच्छा ये टाइम स्पोर्ट कर रहा है, खास तौर पे जो मीडिया से है जेमिनाई। अगर तो वो लोग जो है वो कुछ न्यू करना चाह रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल या कुछ चैनल सेट करना चाह रहे हैं, तो इससे बेहतरीन टाइम कोई और आ नहीं सकता। तो गो अहेड है, आप लोग जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, न्यू स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपनी चीजें सेट सोच रही हूँ एक आध रेस्टोरेंट खोल लूं। जी, जो प्लैनेट है ना वो फुल इस पोजीशन में है कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो मर्जी इस टाइम करे, जेमिनी सेफ जोन में है। अरे वाह, गुड हो गया। चले नेक्स्ट आते हैं फिर असले नेक्स्ट कैंसर की तरफ चलते हैं जी। कैंसर का अगला हफ्ता कैसा रहेगा? अच्छा जी, जो कैंसरियन है ना उनको वही बात है, कैंसर बेचारे जो होते हैं ना मूड स्विंग्स जो उनको वैसे भी है, फिर जो है आगे हमारे पास चांद किरण आ रहा है, फिर मजीद उनके मूड खराब होते हुए दिख रहे हैं। बाहर जाते हुए एहतियात कर लें, ख़ास तौर पे रिश्तों के साथ जो है वो उनकी अनबन या आर्ग्यूमेंट जो है किसी के साथ ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो कहते हैं ना इस टाइम पे थोड़ा जिप अप करके रहें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर सेफ जोन में रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट कौन है हमारे पास? लियोस कैसे हैं, उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा? अच्छा, लियो भी बड़े अच्छे जा रहे हैं, लास्ट वीक से ही अच्छे जा रहे हैं, फाइनेंशियली भी उनके लिए खुशखबरियां हैं, वैसे भी जो है वो सेफ जोन में है। हेल्थ वाइज बस थोड़ा सा जो है उनको शायद मौसमी जैसे बुखार या इस तरह की चीज़ें पेश आ सकती हैं, बाकी इस टाइम पे जो है वो काफ़ी सेफ जोन में दिखते हैं लियो भी। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टार की जारी बढ़ते हैं जी। विर्गोस के हवाले से बताइएगा, उनका अगला हफ्ता कैसा रहेगा? अच्छा, वर्गो जो है उनको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा। अगर पैसा आ भी रहा है तो उसको ज़ाया नहीं करना, आपने सेव रखना है ताकि आपके जो आने वाले हालात है ना उनके लिए आप तैयार रह सके, क्योंकि हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल चीज़ों में गड़बड़ रहे, आपके कारोबारी हालात में भी थोड़ी गड़बड़ रहे, तो पैसा आप लोगों ने बड़ा सोच समझ के ना उधार देना है किसी से और ना ही उधार किसी से। उधार एक जंग है इसलिए बंद है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी लिब्रा। लिब्रास का ये हफ्ता कैसा रहेगा? लिब्रा भी अच्छे, काफी सेफ जोन में है लिब्रास। अच्छा, लिब्रास के लिए एक चीज मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। जो लोग वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, किसी और सिटी में मूव करना चाहते हैं, कोई नई चीज़ बाय करना चाहते हैं, तो ये वीक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर इस लिहाज से कोई भी गवर्नमेंट पेपर वर्क वगैरह है, किसी का कोई केस है, तो ये टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा है। इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस टाइम पे आप लोग। ठीक। नेक्स्ट स्टार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन जो है हमारे, अच्छा इनको थोड़ा ये है कि आप लोगों ने 10 दफ़ा सोचना है, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने बयान करना है, क्योंकि खुदा न खास्ता सार्किज्म वैसे भी बहुत आला होता है स्कॉर्पियंस का, तो ये टाइम ज़रा मुश्किल है। आप लोग ज़रा सोच समझ के जो है, क्योंकि इसमें क्या होगा आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। कहीं पे जॉब एरिया में लड़ाई झगड़ा, बाहर लड़ाई झगड़ा, या दोस्तों के साथ जो है लड़ाई झगड़ा, हासिदीन में फिर ये है कि इजाफा हो रहा है। सूरह कौसर प्लीज रिसाइड कर ले बाहर घर से निकलते वक्त 3 दफा, तो बेहतर रहेगा।
ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? सजिटेरियस। जी सजिटेरियस जो है वो बस जो है उनका 50-50 पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं उनको ये कहूंगी कि इस टाइम पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पूरा वीक अगर ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी तो ओवरऑल 50-50 पे चल रहे हैं सजिटेरियस। ठीक। नेक्स्ट स्टार कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए भी बड़ी अच्छी खुशखबरियां हैं। कैप्रिकॉर्न भी काफी टाइम से बड़ा उनका खराब टाइम चल रहा था, तो अब जाके उनके अगर लीगल वर्क है वो भी हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज कैप्रिकॉर्न ने करना है कि कोई भी जो पेपर वर्क है कैप्रिकॉर्न जितने भी हैं वो आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से देखकर सोच समझकर करना है। पेपर वर्क जो भी होगा आपका उस सिलसिले में मोहतात रहना है आपने। ठीक। नेक्स्ट स्टार की जानिब चलते हैं, एक्वेरियस। अच्छा जी, एक्वेरियस जो है हमारे वो भी काफी टाइम से ही खराब चल रहे हैं, मूड स्विंग्स चल रहे हैं, रिलेशनशिप्स में एहतियात करनी पड़ेगी। जैसे कुछ लोग रिश्ता करना चाह रहे हैं इन मंथ्स में, तो मैं बिल्कुल उनको ना कहूंगी कि अभी इस टाइम पे ना तो रिश्ता जोड़ें ना ही रिश्ता करें। इन मामलात में भी एहतियात कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ये पूरा मंथ गुजर जाए फिर जो है एक्वेरियस अपनी चीजें स्टार्ट करें। ठीक। नेक्स्ट स्टार की जानिब जाऊंगा। हमारे पास अक्सर गिला आता है कि आप अपने स्टार्स के हवाले से पूछ लेते हैं, इस स्टार के हवाले से ना आपने डिटेल में बताना है क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब का स्टार है। पाइसेस। ये तो बड़ा खूबसूरत स्टार है क्योंकि ये मेरा भी स्टार है, तो पाइसेस वाले हमेशा ये आपने बड़ी बाइस्ड स्टेटमेंट दी है समझाना, क्योंकि आपका इसलिए अच्छा हो गया, ये मुनासिब स्टेटमेंट नहीं था वैसे। क्योंकि वो हम दोनों का स्टार है ना, तो उसमें थोड़ा अच्छा डिटेल। देखिए, एक तो जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स अगर कहें, और आप ये देखिए जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज आई हैं वो भी पाइसेस से रिलेटेड जी, वैसा भी बहुत स्पिरिचुअल है। चलिए ठीक हो गया। अच्छा जी, फन लव वो बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। बड़ा अच्छा चल रहा है पाइसेस का भी इस टाइम पे। जो फाइनेंशियल हमारी चीज़ें पीछे ख़राब थी हमारे पाइसेस की, अब जाके जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है। अब लव लाइफ में और जो फैमिली लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो पाइसेस कर रहे थे, तो अब जाके उनकी जो फैब्रिकेटेड चीज़ है, ख्यालात से बाहर निकल के अगर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर लेंगे इस टाइम पे तो काफी अच्छा टाइम है। खास तौर पर ट्रैवलिंग जो है हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। जितने भी पाइसेस हैं अगर किसी भी हवाले से ट्रैवल करेंगे तो ये टाइम बड़ा ही वैसा टर्की का एक ट्रिप कराएं आप। चलें, कॉलर है हमारे साथ। कॉलर मौजूद है मोहम्मद सिद्दीक साहब ऑल द वे फ्रॉम कराची। सिद्दीक, आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल पूछिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक खान है। 10 सितंबर 1968। ठीक हो गया। सवाल क्या आपका? सवाल मेरा वही ट्रैवलिंग, बाहर का कोई है, जॉब नहीं, आजकल बेरोजगार है, और दूसरा शादी का प्रॉब्लम, शादी नहीं हुई अभी तक। जी ठीक हो गया। शादी तो बहुत लेट हो गई आपकी। क्या 10 सितंबर 1968। अच्छा, मैं फिर भी इनको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर ये साल आप सब्र कर जाएं और शादी अगर 2025 जहाँ इतना लेट हो गया वहाँ थोड़ा और सब्र कर लें, और 2025 में जाके आप अपना नया रिश्ता अगर शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और ये कि आप जॉब के लिए जो है आप अप्लाई करते रहें और सदका प्लीज, मैं बार बार इस चीज पे फोकस करती हूँ कि आप जब ट्रेड करते हो अल्लाह ताला के साथ तो आपके सितारे खराब है, कुछ खराब है, ठीक हो ही जाता है। जी समराना, ठीक हो गया। उज़मा हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है लाहौर से। उज़मा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई का नाम है काशफ जी, और उनकी तारीख पैदाइश है 19 जुलाई 1992 जी। वो सऊदी अरब गए हैं लेकिन सेट नहीं हो रहे, सेट हो जाएगा, काम लग जाएगा। और उनका स्टार कौन सा है? जी ठीक है, आपको बताते हैं। अच्छा जी, जुलाई, एक तो कैंसेरियन मूड उनका कुछ ऐसा है, दूसरा उनको सितारे अभी तो फिलहाल अक्टूबर के बाद जो है उनका ये पूरा मंथ अक्टूबर का अगर गुजार लेते हैं ना तो इसके बाद इंशाल्लाह ये है कि वो
स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन फोकस रहना पड़ेगा। जैसे कि इन लोगों के मूड होते हैं ना, मूड के अकॉर्डिंग ये जल्दी स्विच कर जाते हैं, जल्दी हार मान जाते हैं। अगर थोड़ा फोकस रहेंगे तो इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद जो है वो हालात तो दिख रहे हैं, सितारे तो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सदका भी दीजिएगा इनका। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हमारे साथ इस्मा मौजूद है कराची से। जी इस्मा, खुश आमदीद कहते हैं आपको। अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल पूछिएगा। जी वालेकुम सलाम। 541983 541983 सवाल क्या आपका? जी, फाइनेंशियल इश्यूज काफी हैं, कुछ आप बताएंगे प्लीज कि ये कब तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे और क्या मतलब इसके क्या रुकावटें आ रही हैं? फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पोजीशन वीक है इस वक्त। ठीक हो गया इस्मा, आप हमारे साथ रहिएगा। 5/4/1983 इनके फाइनेंशियल इश्यूज है समराना। अच्छा जी, अभी मैंने बताया भी है कि मार्च वालों का जो अब जाके जो है ना, बिकॉज ऑफ ये सारे प्लान पोजीशन, अब सूरज के जो ट्रांजैक्शन होने वाला है ना, तो जितने भी फायर साइंस हैं उनको फायदा अब होना शुरू हो जाएगा। ये मंथ जो है इसी के मिड ऑफ द मंथ के बाद से ही जो है थोड़ी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हमारे पास इस्माए हसना है, छोटे छोटे से अल्लाह ताला के नाम है, या रज़ाकू उठते बैठते आप रूटीन में ये हिस्सा बना लें। विद इन 3 मंथ्स आपके फाइनेंशियल जो है हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट कॉलर है जाम मोहम्मद रहीम यार खान से। जी जाम मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। टीवी का वॉल्यूम बंद करके अपनी तारीख पैदाइश के साथ सवाल पूछिए। मेरी तारीख पैदाइश है 5/6/2006। 5/6/2006। सवाल ये है कि हमारे लिए सियासी हालात कैसे होंगे आगे, क्योंकि हमारे लीडर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जेल में हैं। जी आप जाती सवाल पूछते हैं। आपकी तारीख पैदाइश से इमरान खान का क्या लेना देना, लेकिन कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी समराना। अच्छा, कुछ ये भी है कि थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन मेरे पास कॉमन भी आता है, तो क्या है अभी जो है वो सितारे इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं कर रहे। चले जी, आपके लीडर को सितारे ही सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, बट अगले साल में जाके दिसंबर तक जो है वो इंशाल्लाह कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। मतलब अभी इनको तकरीबन एक्सटेंड कर दिया। सारे कह रहे थे अक्टूबर में मिलेगी या नवंबर में मिलेगी, आपने 1 साल आगे बता दिया। क्या कहते हैं वो, अगर उनके जो साथ उनका अपना सितारा तो काम करे, जो सपोर्टिव सितारे हैं ना वो थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं उनके साथ, तो अल्लाह बेहतर करे। चले जी, तुफैल अहमद कराची से हमारे साथ है। तुफैल साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सवाल पूछिएगा। वालेकुम सलाम। बस ये है कि आजकल मैं जो है ना एज भी काफी हो गई, 50+ हूँ, और प्लस में ये है कि जॉब अभी नहीं है, हालांकि काफी एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा मुझे बताएं कि डेट ऑफ बर्थ क्या सर आपकी? 25/1973। क्या बोला? 20 February जी 2020 Feb 1973। जी ठीक हो गया। एक मिनट समराना, इससे पहले कि आप जवाब दें अगले कॉलर को भी ले लेते, उसके बाद दोनों जवाब देंगे, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। मोहम्मद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। जी जावेद साहब। सर मोहम्मद जावेद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी सर, डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? तारीख पैदाइश है 2 फरवरी 1970। जी सर, सवाल? सर सवाल ये है कि मैं 4 दिन ठीक होता हूँ, फिर 7-8 दिन फिर बीमार हो जाता। ठीक है, सेहत के मसाइल हम समराना से पूछते हैं। जी समराना। अच्छा जी, हेल्थ के हवाले से जो है मैं बार बार ये कहती हूँ, जब भी हेल्थ का इशू आता है, आपकी प्लैनेट पोजीशन खराब है, कुछ खराब है, एक वाहिद चीज है वो है सदका। ठीक है, सदका और सूरह नास अगर आप पढ़ते रहेंगे और आप अपना सदका देते रहे, सफेद चीजों का सदका है, आटा है, चीनी है, अंडा है, किसी गरीब को सफेद कपड़े लेके अगर दे देंगे तो आपकी मुश्किलें जो हैं वो खुद ब खुद आसान होती जाएंगी। आपकी हेल्थ के हवाले से भी चीजें जो है वो आफ्टर 2 मंथ जो है वो आपके लगते हैं, और सूरह नास आपने जो है रेगुलरली रिसाइट करनी है। ठीक हो गया समराना, हमारे पास वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। तुफैल साहब का सवाल अगली दफा हम ले लेंगे, वक्त बहुत कम है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है खत्म। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।